तो मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है भारत की, उसको इस तरीके से तरतीब दिया है कि पहले नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को डेमोन्स्ट्रेट किया। मिसाल के तौर पे वो खुद श्रीलंका पहुंचे, वहाँ पे बड़े पैमाने पे कॉन्ट्रैक्ट हुए, डिस्कशंस हुई, और जिस तरह मैं कल आपको शायद बता रहा था कि अगर आज कांग्रेस पार्टी को या इंडिया अलायंस को पावर मिलती तो उनके लिए बहुत कुछ बीजेपी छोड़ के गई थी। ये होती है व्हेन यू वर्क फॉर योर कंट्री। हमारी लीडरशिप क्या करती है, वो सारे के सारे समझते हैं कि हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल बढ़ा रहे हैं या अपनी पार्टी की प्रोफाइल बढ़ा रहे हैं। अभी मैं जस्ट एक छोटी सी मिसाल दे दूं, अभी चाइनीज एक मिनिस्टर साहब पाकिस्तान आए हुए थे। तो पाकिस्तान की एक साबिक वजीर खारजा रही हैं हिना रबानी खर, उन्होंने ये कह दिया कि हर पार्टी जो आपके सामने बैठी हुई है मिनिस्टर साहब, वो कहती है कि सी पैक को हमने स्टार्ट किया। तो बेसिकली तो हर कोई ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, हर कोई अपनी बात कर रहा है। इंडिया में आपको ये नजर आएगा कि जो बीजेपी कर रही है, लेकिन दे हैव, इवन इफ दे वुड हैव लॉस्ट, दे वुड हैव लेफ्ट सो मच फॉर इंडिया अलायंस कि वो जाके अपना कुछ कर सकते थे। अब हुआ क्या है, डॉक्टर जयशंकर वहां पे गए यूएई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है जी, वो जो पहले वो नहीं किया करते थे, जो अब उन्होंने शुरू किया है, वो ये है कि उन्होंने बाप्स जो हिंदू मंदिर है अबू धाबी में, उसका विजिट किया। ये चीज जो है, ये अब ये हमेशा पार्टी करती थी, या पार्टी के नेता जो थे, बाकी वहां पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो किया करते थे। ये काम अमित शाह का किसी हद तक था, वो तो खैर इतना बाहर नहीं जाते। राजनाथ सिंह बाहर जाते हैं, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी इन चीज़ों में नहीं पड़ते, क्योंकि वो भी एक टेक्नोक्रेट हैं, उनका भी अपना था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ये काम किया करते थे। अब ये काम डॉक्टर जयशंकर ने शुरू कर दिया है। सो इट मीन्स आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में वो डिप्लोमेसी, रिलीजन, कल्चर, इन चीज़ों को इकट्ठे जो है वो एग्ज़िबिट किया करेंगे, जहाँ पे भी जाया करेंगे। सो बाप्स मंदिर में जाना, क्योंकि बाप्स मंदिर का आपको पता है कि इफ्तिताह जो है वो अबू धाबी में फ़रवरी में नरेंद्र मोदी साहब गए थे। तब आई थिंक कोई कॉन्फ्रेंस भी थी या कुछ कॉप 28 समथिंग लाइक दैट, तो वो उधर गए थे। बहरहाल अब मज़े की बात ये है कि वो मंदिर को एक कल्चरल डेस्टिनेशन कह रहे हैं। When India, it means when India is expanding its foreign policy, और इंडिया अपने जो मजहबी इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो मजहब को जो मंदिर बना रहा है, तो इस सिलसिले में वो ये कह रहा है कि ये कल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन है, या कल्चरल डेस्टिनेशन है, ठीक है जी, उन्हें जाने का। और अब कहा जाता है कि 4 महीनों में तकरीबन 1 मिलियन के करीब, यानी कि 10 लाख लोग मंदिर में आए हैं। इट्स अ बिग नंबर, इट मीन्स कि इसकी एपेटाइट थी, इसकी ज़रूरत थी, ये सारा कुछ था। जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी हमने, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की, जिसमें आप देखेंगे वो शेख हसीना वाजद को उन्होंने बुला लिया, श्रीलंका चले गए। अब हो ये रहा है, शेख हसीना वाजद बांग्लादेश, प्रेसिडेंट जो रनिल श्रीलंका, 2 इंपॉर्टेंट मुल्क, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, तीनों जो हैं, नेपाल और भूटान का वो इतना स्टेचर नहीं है, क्योंकि वो ग्लोबली इतना दुनिया से कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि मुझे पता है नेपाल के अंदर बहुत सारी जो एम्बेसीज हैं वो नहीं है, पता नहीं 60 के करीब शायद एम्बेसीज हैं, और बाकी जो नेपालियों ने जब वीज़े लगवाने होते हैं तो वो इंडिया आते हैं। सिमिलरली भूटान का भी यही इशू होगा। सो द क्वेश्चन हियर इट इज कि मॉल इम्पोर्टेंट था श्रीलंका और इम्पोर्टेंट था बांग्लादेश। सो दोनों को उन्होंने एड्रेस कर लिया, और बांग्लादेश को उन्होंने, जारी बात है, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, उनको जो है वो स्टेट गेस्ट बनाया, अभी हुकूमत संभाली थी, स्टेट गेस्ट बना लिया। तो इट मीन्स दिस इज अ मैसेजिंग, ये एक मैसेजिंग की जा रही है, ये एक
बताया जा रहा है कि खित्ते को हम अहमियत दे रहे हैं। जब वो खित्ते से बाहर निकलते हैं तो वो यूएई को अहमियत देते हैं। वो कहते हैं जी यूएई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ यूएई जो है वो उसकी सिग्निफिकेंस है। याद रखें व्हाई प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर are giving so much importance to UAE and not to Saudi Arabia. Saudi Arabia is a seat of religious, वो जिसे कहेंगे ना कि जो प्लेसेस, ठीक है जी, वहाँ पे मुसलमानों का खाना काबा है, मदीना है, जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद की आखिरी आरामगाह है, एंड मक्का जो सारी दुनिया हज करने जाती है. So Saudi Arabia has a different manifestation when it deals with the rest of the world. So वो सऊदी अरेबिया की जो कोर फॉरेन पॉलिसी है उसमें सारी बातें अरब्स हैं, जीसीसी, अरब लीग, ओआईसी एंड देन द वर्ल्ड, इस तरह वो करके वो अपनी अहमियत देते हैं. बहरहाल यूएई डॉक्टर जयशंकर और इंडिया इसलिए हैं, पहली बात तो ये है कि यूएई जो है वो क्लोजर टू द यूनाइटेड स्टेट्स है. अगर आपको याद हो जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, उस अब्राहम अकॉर्ड में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था द एमिरेटीज हैव स्टैब्ड अस इन द बैक. क्यों? क्योंकि वो बाहर जाके कल्ले-कल्ले डील करके आ गए थे. तो अमारातीज जो हैं उनकी इंडियंस अमेरिकन इनसे ज़्यादा बनती है, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर कोई उस तरह की मजहबी जगह नहीं है जिस तरह सऊदी अरब की है. सो और वो अपने आप को समझते हैं, और जिस तरह उन्होंने दुबई को, शारजा को, इन जितने भी 6-7 स्टेट्स हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, जिस तरह उन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म किया, और दुबई की जो पहचान है वो बिल्कुल एक डिफरेंट है. सो वो समझते हैं कि अगर अरब वर्ल्ड में जाना है तो पहले यूएई जाएंगे. यही वजह है कि यूएई, और आपको पता है $100 बिलियन बायलैटरल ट्रेड की भी बात की जा रही है. फिर आपको पता है यूएई के अंदर इंडियंस आर एवरीवेयर. You land in UAE and you will see Indians in airport, in hotel, in jobs, in businesses, in grocery store, in restaurants, everywhere. आपको हर जगह. मैं जब जाता हूँ कभी तो मैं एक दफ़ा मुझे याद है कि कहीं कॉफ़ी पी रहा था, चाय चाय वहाँ चाय-शाय बड़ी मिलती है दुबई में। तो मैं कहीं कॉफ़ी दोस्त के साथ था, वो मुझे एयरपोर्ट में लेने आया, मेरा ट्रांज़िट था, तो मैं रुक गया थोड़ी देर के लिए, मैं अमेरिका जा रहा था। तो हम चाय पी रहे, और चाय पीते हुए उसने मुझे कहा कि एक बंदा मेरे पास से गुज़रा, तो वो रुक गया ऐसे ना, यंग सा लड़का था, बड़ा तेज़-तेज़ चल रहा था। ओह! यू आर मिस्टर चीमा? मैं कहा यस। ठीक है, वो चला गया, कहता है गुड टू सी यू। तो मतलब एंड देन मैं एक होटल में गया, वहाँ पे मेरा स्टे था थोड़ी देर, तो वो वहाँ पे सरदार साहब थे। वो कहते चीमा साहब मैं तो ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੇ वीडियो ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। मतलब दैट्स लाइक इट। सो यू विल फाइंड देम एवरीवेयर, ठीक है जी। आपको हर जगह नज़र आएँगे। सो उन्होंने, डॉक्टर जयशंकर ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बड़े तरीके से पकड़ा है। फिर आपको पता है I2U2 का जो अलायंस है, ठीक है, वो भी एक ही इनके सामने मौजूद है। सो ये चीज़ें हैं जिसको देख के आपको पता चलेगा कि डॉक्टर जयशंकर क्यों यूएई आ गए हैं, और फिर उन्होंने आके वहाँ योगा भी की। उन्होंने आके वहाँ योगा भी की, और हालाँकि योगा का दिन गुज़र चुका हुआ था, 1-2 दिन पहले थी। लेकिन जो आई थिंक एक है लोवर म्यूज़ियम है, उस उधर लोवर म्यूज़ियम अबू धाबी में, आई थिंक ये इन्होंने फ्रांस से इम्पोर्ट किया हुआ है। मेरी जो इत्तला के मुताबिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर ये सेम म्यूज़ियम है, तो ये इन्होंने फ्रांस से इम्पोर्ट किया तकरीबन 2 बिलियन यूरो का। पूरे का पूरा म्यूज़ियम ही इम्पोर्ट कर लिया। मतलब उन्होंने उनको रेप्लिका बना के दे दिया, एंड देन वो टूरिज़्म की उस चीज़ में, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे, इसको पता नहीं फ्रेंच में लव क्या पढ़ते हैं। बहरहाल, सो ये देखें कि वो उन्होंने योगा का इस्तेमाल किया, उन्होंने बाब्स मंदिर का इस्तेमाल किया, एंड बाब्स मंदिर जो है, दे आर कॉलिंग इट एज़ ए कल्चरल डेस्टिनेशन, दे आर नॉट कॉलिंग इट एज़ ए रिलिजियस डेस्टिनेशन। सो कॉल इट अ कल्चर एंड इनवाइट अदर्स, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है, जो अंडरस्टैंडिंग मुसलमानों को या हिंदुओं को एक दूसरे की रिलीजियस प्लेसेस की है, बाहर से जो मज़ाहब हैं उनको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। सो मुसलमानों ने अपने आप को उसको रिप्रेजेंट किया एज ए मुस्लिम, या एज ए कल्चरल तो कम ही करते हैं, लेकिन इंडियंस क्या डॉक्टर जयशंकर ने इसको कल्चरल डेस्टिनेशन कह दिया। बहरहाल, it's a good way to present yourself. Anyhow,
अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि 2 हफ्ते के अंदर-अंदर यूएई पहुँच जाना और आके वहाँ पे डिस्कशंस करना, डायलॉग करना, हाई लेवल कॉन्टैक्ट हुआ है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो दो पिछले साल मेरा ख़्याल है 2023 में 23 में 3 दफ़ा आए थे उधर, ठीक है जी। और फिर उन्होंने यूएई की लीडरशिप मोहम्मद बिन ज़ायद को गुजरात में भी बुलाया था। तो मतलब इस इज़ सॉर्ट ऑफ अ कंट्री जहाँ पे ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, जो यूएई की डोमेस्टिक क्रेडिट कार्ड जो है वो इंडिया का जो रुपए है, जो कार्ड स्टैक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यूए इंडिया जो है वो अपना आई थिंक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो दिल्ली का जो कैंपस है वो अबू धाबी में खोल रहा है। मतलब बड़े पैमाने पे। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो इंडिया की समझें कि उसकी लाइफ़लाइन है। उसके लिए वो दे आर वेरी मच सीरियस एंड दे हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। और अब इंडिया को इस चीज़ का पता है कि दिस इज़ द मोमेंट कि हमें अगर अमेरिकन यूनिवर्सिटी, अगर उसके बाद आ जाएँ जीके यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी कतर में आ सकती है, अबू धाबी में और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ आ सकती हैं, तो हम क्यों ना इंडियन सेंटर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ खोलें? सो ये हमारी सॉफ्ट पावर है। तो मैं आपको बात बताऊँ, इंडियन सॉफ्ट पावर इज़ बाय द वे एवरीवेयर इन टर्म्स ऑफ कल्चर। अ, मैंने एक छोटी-सी वीडियो रिकॉर्ड की है, वो मैं अपने द कमर चीमा ट्रैवल विद कमर चीमा के ऊपर चढ़ाऊँगा थोड़े दिनों तक। मैं मुल्क से बाहर हूँ, अभी मैं नहीं बताना चाह रहा, लेकिन वो आपको मैं दूँगा कि मैं कौन-से मुल्क में हूँ। और वहाँ पे मैंने सारी जो है वो की है, जिसे कहेंगे आप वीडियो बनाई है। एक छोटा-सा गाँव था, मैं वहाँ गया। अगर आप मेरे एक चैनल है ट्रैवल विद कमर चीमा, तो मैंने कतर ट्रैवल किया था कुछ पिछले महीने, तो मैंने उसकी कुछ वीडियोज़ लगाई हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ और वीडियोज़ भी लगाऊँगा जो कि यूरोप की हैं। और यहाँ भी यूरोप में मैं हूँ, ये तो मैं बता ही देता हूँ। लेकिन ये है कि लेकिन मैं सस्पेंस रखना चाहता हूँ उस मुल्क का, ताकि आप जब वीडियोज़ देखें तो आपको पता चले कि किस मुल्क में कितनी प्रेज़ेंस है जो इंडियंस की। तो बेसिकली तो मैं वहाँ पे गया, एक छोटा-सा गाँव था, एक छोटा-सा मेला था, तो मैं वो देखने गया, तो लेकिन वहाँ पे इंडियन डांस हो रहा था। तो मैं उसकी वीडियो दिन लग जाएँगे उसको बनाते-बनाते, बट आई विल शेयर विद यू एंड आई विल लेट यू नो कि वो इंडियन सॉफ्ट पावर, अगर वो ट्रैवल विद कमर चीमा में जाएँ, आप सब्सक्राइब करें। थोड़ी बहुत मैंने उसको शुरू किया है जस्ट टू शेयर माय ट्रैवलिंग डायरीज़। अ, बाकी तो काम हम कर रहे होते हैं, लेकिन जो ट्रैवल डायरीज़ थी वो मैं अपनी शेयर नहीं कर रहा था। बहरहाल एनी हाउ इंडिया अपने अब सॉफ्ट पावर पे काम कर रहा है कि उसको प्रॉपर्ली इंडिया से निकाल के दुनिया में कहाँ जाके इंस्टॉल करना है। ठीक है जी। सो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल जो उसकी वो चीज़ है, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। उधर आपको पता है कि इंडिया ने ऑलरेडी कनाडा को भी टफ टाइम दिया है, खास तौर पे ये जो रिसेंटली वो अ, क्या नाम है जो एयर इंडिया का जो वो कनिष्का एयर इंडिया का जो टेरर अटैक की एनिवर्सरी के हवाले से सुनने में आया कि उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी कर दी है। क्या नाम है उसका, कनेडियंस ने। पहले तो वो थे नहीं, पहले तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की, लेकिन माजी में वो जारी करते रहे हैं स्टेटमेंट्स। जस्टिन ट्रूडो ने भी अपनी जिसे वो कहते हैं ना कि जो एयर इंडिया फ्लाइट 182 थी आई थिंक, उसमें कुछ सवा 300 339 लोग मारे गए थे। अब देखते हैं कि इंडिया बेसिकली टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर, क्योंकि इंडिया को पता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं वहाँ पे संजय कुमार वर्मा साहब, वो वहाँ पे गए और वहाँ पे ऑटोवा के अंदर जो कैपिटल है कनाडा का, और 39th एनिवर्सरी को उन्होंने जो है उन लोगों को याद किया, उनके लिए दुआ की, एंड उनको दे पेड देम रिस्पेक्ट एंड ऑल दैट, जो रिचुअल्स होते हैं वो अदा किए। सो इंडिया बेसिकली is giving a tough time to Canada, but at the same time, has created so many opportunities. इंडिया ने अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो तैयार कर ली। दे हैव सो मेनी फ्रेंड्स यार, सीधी बात, वो अब उनके दोस्त काफी ज्यादा हैं। जो हमारे दोस्त हुआ करते थे, अब वो उनके दोस्त हैं, बिकॉज उन्होंने फैसला कर लिया। अगले मिनिस्टर हैं, वो मेरे पास वो उनका एक रिटर्न स्टेटमेंट थी। आई विश आई कुड रीड दैट,
वो मैं अब नहीं शायद पढ़ सकूँगा, मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्ट वर्ड क्या थे। लेकिन उसमें अब ये था कि एक तरफ हम अरबों के पास जाते हैं फाइनेंशियल फ़ेवर्स लेने के लिए, दूसरी तरफ हम अरबों के पास जाते हैं कि हम उनसे जो है वो कभी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात ठीक करा दो, कभी कहते हैं कि कुछ और मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक करा दो। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दे टॉक इट दैट वे। बहरहाल ये एक चीज़ जो है वो चलती रहेगी, लेकिन यूएई के साथ इंडिया ने जो अपने ताल्लुकात की लाइन लेंथ डेवलप की है, मेरी ज़ाती नज़र में ये एक बड़ी डेलिब्रेट मूव है, इम्पोर्टेंट मूव है। एंड देन फिर इन यूरोप इंडिया ने यूएई को सिर्फ अपने साथ अटैच नहीं रखा, इंडिया यूएई को मल्टीलैटरल सेटअप में ले आया। मिसाल के तौर पे I2U2, इंडिया, इज़राइल, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इज़राइल, ठीक है जी, इंडिया, इज़राइल, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएई, एमिरेट्स, ठीक है। फिर इंडिया, फ्रांस, यूएई। अब फ्रांस एंड यूएई दोनों जो हैं, फ्रांस एंड जो इंडिया, यूएई, इनमें ये ममासला था कि इंडिया और यूएई के पास राफेल जहाज़ हैं, राफेल फाइटर जेट्स हैं। मज़े की बात है, द एमिरातीज़ वांटेड टू गिव F-35, लेकिन उन्होंने F-35 नहीं दिए अमारातियों को। क्यों नहीं दिए? मतलब उनका ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर इतना मुश्किल है कि जी आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अमाराती जो थे उन्होंने कहा हमने कौन-सा लड़ना है जाके कोई रशिया के साथ या चीन के साथ। ठीक है, तो हम राफ़ेल ले लेते हैं। तो वो ना कर सके अमेरिकन्स, वो सिर्फ़ अपनी वो उस चीज़ को, क्योंकि उनके पास बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन थी, मिलिट्री मशीन है, मिलिट्री टॉय है, तो उन्होंने कहा ज़रा इसको केयरफुल तरीके से हम देंगे। बहरहाल वो हमने देखा कि फिर उसको जो वो मैं उधर चले गए। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इंडिया, दे आर क्लोज़र विद फ्रांस एंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स। यही वजह है कि G20 में मोहम्मद बिन ज़ायद को बुलाया गया था। ठीक है जी, मोहम्मद बिन ज़ायद को बुलाया गया था। मोहम्मद बिन सलमान को ज़रा अच्छा नहीं लगा था। आई कैन टेल यू उनके पहले ही मामलात इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन मोहम्मद बिन ज़ायद को बुलाया गया था और ये तासुद यही वजह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फिर इटली में अ, G7 में मोहम्मद बिन सलमान को बुलाया गया और मोहम्मद बिन ज़ायद को भी बुलाया गया, तो वो नहीं गए। मोहम्मद बिन सलमान नहीं गए। मैं ये नहीं कहता ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। इसको भी डू नॉट अंडर एस्टिमेट, इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करें। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है खित्ते के अंदर, और इंडिया ने जीसीसी एंड अरब वर्ल्ड के अंदर अपना हाथ रख लिया। ये वही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है जो चाहता था कि इंडिया को ओआईसी का मेंबर बनाया जाए। एंड देन आपको याद होगा सुषमा स्वराज जो है उस वक़्त ज़िंदा थीं और मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर थीं और उनको इनवाइट किया गया, मेरा ख़्याल है। एज़ अ वैसे ही ऑब्ज़र्वर के तौर पे इंडिया को इनवाइट किया गया। आई थिंक पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट कर दिया था, उन्होंने कहा नहीं हम ये नहीं करने देंगे। तो ये चीज़ें उस वक़्त शाह महमूद कुरैशी जो थे उस वक़्त थे। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर, और य अब हमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सुनने में आया कि अगले दिन शहबाज शरीफ साहब ने उनको फ़ोन किया कि वो देखिए, क्वेश्चन ये है कि सारे के सारे जो पाकिस्तान के दोस्त हैं ना, वो सारे के सारे परेशान हुई है, एंड देन ये वो बस इसी तरह लगे हुए हैं। ठीक है जी। सो अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पोजीशन है वो ये है कि हम सारे के सारे सियासतदान सारे देख लें, कोई एक सियासतदान ऐसा नहीं आप कह सकते, कोई एक सियासतदान आप ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है ना जी, कि जो सियासतदान ये कह सकता हो, ठीक है जी, कि मैं मुल्क के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ। हर कोई अपने हँसते लगा है, अपनी पार्टी। यानी कि स्वात के अंदर अगले दिन जो एक बंदे को जला दिया गया, तो एक सियासी जमात इमरान खान साहब की, उन्होंने उस रेज़ोल्यूशन में हिस्सा नहीं लिया जिसमें कंडेम किया गया। क्योंकि वो वोट लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा से। सो ये तो पाकिस्तान के हालात हैं। सो अगर यहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऊपर से चीज़ें ओवरसाइट ना करे, पहले तो उनको करनी नहीं चाहिए। फ़ौज का कोई किरदार नहीं है इन चीज़ों में। दूसरी बात, इमरान खान ने ही फ़ौज को वो किरदार दिया डे टू डे चीज़ें रन करने का। अब जो नई हुकूमत आई है, इनके पास भी कोई चॉइस नहीं है, बिकॉज़ फ़ौज का एक अपना कैपिटल है। पॉलिटिकल कैपिटल ही कहना चाहिए, ठीक है?
या मिलिट्री कैपिटल कह लें, मिडल ईस्ट में और बहुत सारे मुल्कों में जहाँ पे वो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें लेके आ जाते हैं, मनवा लेते हैं, जो कि हुकूमत को नहीं देते, सियासतदानों को नहीं देते, बिकॉज़ सियासतदान आपस में लड़ते रहते हैं। बहरहाल अब जो है वो हमें अगर फ़ौज ऊपर से बैठ के चीज़ें ना कर रही हो, तो इस मुल्क में ये 5 जिन्हों कहते ने शाम ना पवेत, तो धमाका हो जाए किसी किस्म का। सो ये एक और जिस तरीके से अब डिवाइड पैदा की जा रही है सूबों के अंदर, तक़सीम के अंदर, सो हमें हर मुल्क ही कह रहा है कि अपना घर ठीक करो एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बीइंग अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान हमें यही कह रहा है। लेकिन क्या हम सुनेंगे? हम नहीं सुनेंगे। क्यों? और वो हमारे हमने जो वैक्यूम छोड़ा, वो आज सारे का सारा भारत ने फ़िल कर लिया।